नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां पर उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट को लेकर कहा कि यह एक समावेशी बजट है। राज्य के बजट किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित है। राज्य के समग्र विकास के लिए हमने सभी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में 89,230 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। देहरादून से खबर, जहां पर वित्त मंत्री के साथ सदन में पहुंचे सीएम धामी। वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने इस बजट को समावेशी बजट बताया है। ये तस्वीर है जहां पर वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री की ये साझा तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जहां पर वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है और मुख्यमंत्री जो है साथ में उनके मौजूद नजर आ रहे हैं। वित्त मंत्री ने इस बजट को समावेशी बजट बताया है। बता दें कि देहरादून में वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट पेश किया। देहरादून स्थित विधानसभा में बजट पेश किया गया। इस बजट को समावेशी बजट बताया जा रहा है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया है और उनके साथ जो है सदन में मुख्यमंत्री धामी जो है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो मौजूद रहे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री धामी की ये तस्वीरें। और वहीं बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है, जिसमें उत्तराखंड चुनाव प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय सहित प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के तहत गठित विभिन्न विभागों के प्रमुखों और सह प्रमुख मौजूद रहे। बता दें कि इस बैठक के बाद दुष्यंत गौतम ने जानकारी दी कि चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रहेंगे और समिति के संयोजक नरेश बंसल रहेंगे। इसके साथ ही समिति में 38 विभाग बनाए गए हैं। बता दें कि चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेश बंसल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से योजना और रणनीति बना करके काम करती है। उसी के तहत चुनाव प्रबंधन समिति बननी है। इसी के करीब जो है 100 से ज्यादा की संख्या में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिली है। भारतीय जनता पार्टी योजना और रणनीति बनाकर काम करती है प्रारंभ से ही। उसी के अंतर्गत चुनाव प्रबंधन समिति हर चुनाव में बनती है, अब भी बनी है, जिसमें लगभग हमारे 35-36 विभाग हैं, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को 100 से ऊपर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिली है प्रदेश स्तर पर। इसी प्रकार की समितियां हर लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर बन करके अपने काम को अंतिम छोर तक लेकर जाते हैं और उसको पूरा करते हैं। ये टीम है जिसके आधार पर चुनाव हम लड़ने की रणनीति बनाते हैं। उसी पर आज प्रारंभिक बैठक थी, उस पर आज चर्चा हुई है और काफी सफल चर्चा रही। बैठक चुनावी प्रबंधन की हुई है। प्रदेश स्तर पर एक प्रबंधन कमेटी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और संयोजक हमारे नरेश बंसल जी होंगे और तीनों महामंत्री सह संयोजक रहेंगे उसमें। और उसमें सभी 38 विभाग बनते हैं। सभी विभागों के प्रमुख बनाए गए हैं, उनको योजनाबद्ध तरीके से बताया गया क्या उनको करना है। हमारा लोकसभा में भी बन चुका है, कार्यालय खुल चुके हैं, प्रबंधन कमेटी वहाँ की भी बन गई है और विधानसभा के भी कोर ग्रुप बन चुके हैं। उसको गति देने के लिए आज की बैठक रखी गई। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन के पटल पर 89,230 करोड़ का बजट रखा गया। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष इस बजट को ऐतिहासिक बता रहा है, तो वहीं विपक्ष ने इसे निराशाजनक बताया। विपक्ष के अनुसार इस बजट में युवाओं को रोजगार, महिला सशक्तिकरण, पलायन जैसे मुद्दों को अनदेखा किया गया है। वहीं इनके लिए कोई ठोस रणनीति भी तैयार नहीं की गई है। विपक्ष के ये आरोप हैं। में जो बजट प्रस्तुत किया है वो घोर निराशाजनक वाला बजट। इस बजट में महंगाई को कम करने के लिए कोई बात सरकार ने नहीं कही है। नौजवान साथियों को रोजगार के इस बजट को अगर आप देखेंगे और बजट को पढ़ेंगे तो पूरी जो है बजट की जो थीम है वो केंद्र पोषित योजनाओं पर है और मोदी की स्तुति है और कुछ नहीं। आंकड़ों की बाजीगरी है।
पिछले वर्ष भी सामान्य बजट पेश हुआ था। बेहतर होता कि अपनी उपलब्धियों का जिक्र होता, एक साल की उपलब्धि बताते हैं। और मेरा मानना है कि जो रोड मैप होता है वो 5 साल के लिए होना चाहिए, लेकिन उपलब्धियों के नाम पर लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, संभावनाएं तलाश कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, कार्य प्रगति पर है यह कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सब ये झूठे और कागजों में, बजट में आंकड़ों की हेराफेरी है, कारीगरी है और जनता को गुमराह करने वाला बजट है। दिशाहीन और निराशाजनक, जिसमें युवाओं की भविष्य के लिए कोई सुनिश्चित कार्य योजना नहीं है। मातृशक्ति, जिसे नारायणी का रूप दिया है, आज के बजट में उल्लेख किया है, उस मातृशक्ति के लिए क्या ठोस कार्य योजना इस बजट में निर्धारित की गई है। और जो पलायन सबसे बड़ा विषय है, मुद्दा है, पलायन को रोकने के लिए क्या प्रभावी पहल इस बजट में की गई है। हजारों घरों में ताले लग चुके हैं, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, लेकिन सरकार को, बजट भगवत की सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं, लेना देना नहीं है। किसानों के आय 2022 में दुगनी करने वाली सरकार, आज किसानों का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। जो मजदूर हैं, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर पिछले वर्षों में जिससे यहाँ के नौजवानों को ठगा गया है, आज भी नौजवान भटक रहा है। तो तमाम हर वर्ग इस बजट से, हर वर्ग को इस बजट से निराशा मिलेगी। मेरा मानना है आंकड़ों की बाजीगरी है और नौकरशाहों का बजट है। नौकरशाहों के ने बंद कमरों में बैठकर ये बजट तैयार किया है और आंकड़ों की बाजीगरी से जनता को ठगने का काम सरकार करने जा रही है। सरकार ने जो बजट, विधानसभा सत्र का दूसरा दिन, जहां पर देख सकते हैं तस्वीरें, पटल पर रखा गया 89.230 करोड़ का ये बजट। उत्तराखंड में विपक्ष जो है लगातार इस बजट को निराशाजनक बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना कि ये बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 89,000 करोड़ का ये बजट, विधानसभा सत्र का दूसरा दिन, देहरादून विधानसभा में जो है ये बजट प्रस्तुत किया गया। उत्तराखंड विधानसभा देहरादून में स्थित है। आज उत्तराखंड बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया है। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था। 89,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र 2024 में देखा जाए तो 89,000 करोड़ का बजट पेश हुआ है। धामी सरकार ने बजट पेश किया है। सीधे लिए चलते हैं आपको विधानसभा। सारी बातें बताइए। तो मैं कहना चाहता हूं, जब तक हमारे बहुत साथियों ने कहा कि अधिकारी बेलगाम हो गए, वास्तव में अधिकारी बेलगाम हो गए, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, फोन उठाने के लिए तैयार नहीं। फोन करो, फोन उठाने की तैयार। सत्ता पक्ष के हमारे भाइयों ने अपने पीड़ा कही है, मतलब अधिकारी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, एसएसपी फोन उठाने की तैयार नहीं है, डीएम फोन उठाने की तैयार नहीं है। किससे हम अपनी शिकायत करें? मंत्री यहाँ अपने गिड़गिड़ा जाते हैं, हम लोग सुनते नहीं, कार्रवाई कुछ होती नहीं। इतने बोले हैं, क्या होगी कार्रवाई? मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, हमारे नेताजी यशपाल जी, हमारे प्रीतम सिंह जी इतना बोले हैं और बहुत अच्छी बात है, बड़ी तथ्य की बात ही कही है। क्या इसमें कार्रवाई होगी माननीय मंत्री जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि होगी कार्रवाई? नहीं होगी। क्या दोषी अधिकारी जिन्होंने गलती की हल्द्वानी में, कि जब कोर्ट का मामला लंबित था तो क्यों गए वहां पर मदरसा तोड़ने के लिए? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? भगनी हत्या आदमी को लेके चले गए, इसी उन पर कोई कार्रवाई की है आपने? सरकार ने की कोई कार्रवाई?
नहीं हुई ना, इसीलिए आपके शासन में, आपके राज में अधिकारी बेलगाम है। अरे हमने तो तिवारी जी का टाइम देखा है सदन में, तिवारी जी एक शब्द बोलते थे, अधिकारी हालत खराब हो जाती थी। नहीं होती थी क्या? बोलते, डायरेक्ट नहीं बोलते थे, वो इनडायरेक्ट बोलते थे, लेकिन अधिकारी कांपता था। मैं बता रहा हूं आप, क्या ऐसी वो दिखाएंगे आप? शायद दिखाएंगे अधिकारियों के प्रति। हाँ, हमने देखा है ना तिवारी जी को। अरे हम तो हरीश रावत जी के सरकार में हम नहीं रहे, हम तिवारी जी की सरकार में रहे। हम तिवारी जी की सरकार में यहाँ विधायक रहे। और इस ऐसा अधिकार का हनन आता, माननीय अध्यक्ष जी, तो यहीं से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती थी, यहीं से सस्पेंड होते थे, यहीं पर उनको सजा मिलती थी। तो माननीय अध्यक्ष जी, आपका संदेश चाहते हुए, अगर कोई ऐसी बात होती तो लीड से निर्देश आना चाहिए, ये कार्रवाई होनी चाहिए, तभी लगेगा अधिकारियों को कि कुछ कार्रवाई सदन में हो रही है। नहीं तो हम हमेशा ऐसे बोलते रहेंगे, अपने चिल्लाते चले जाएंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, मैं तमाम साथियों को अपने से संबंधित करते हुए कि कम से कम जो नशाखोरी है, जो स्मैक है, उसमें लगाम लगनी चाहिए। कैसे लगनी चाहिए? सरकार सोचे, अधिकारी हमारे सोचे, पुलिस डिपार्टमेंट सोचे, तभी कुछ सुधरेगा। अन्यथा ये माफियाओं का राज ऐसे ही चलता रहेगा। दिन पर दिन कानून व्यवस्था बिगड़ती जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप ढीले रहे, सरकार ढीली रही, तो ये माफियाओं का राज जारी रहेगा। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं कि मेरा गला भी काम नहीं कर रहा है। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का समय दिया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अवलंबनीय विषय है। इस पर सारे सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा की। माननीय सदस्य श्री विक्रम सिंह नेगी जी। माननीय अध्यक्ष जी, चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण की जैसी घटनाएं इस पहाड़ी प्रदेश में सुनने को मिल रही है। जिस प्रदेश में कभी ताले नहीं लगते थे, जिस प्रदेश में ये चार धाम का प्रदेश है, ये देवभूमि का प्रदेश है, ये बड़ी चुनौती है कि हम सब इसके देवभूमि के स्वरूप को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। ऐसी स्थिति जहां लोग शांति, अमन, चैन से रहते थे और सरकार ने कहा नारायणी सेवा, नारायण तो भगवान बद्री विशाल है और नारायणी मां लक्ष्मी हुई। सबसे ज्यादा अपराध इस प्रदेश में महिलाओं के ऊपर हुए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में प्रदेश में महिला अपराध का ग्राफ 2021 के मुकाबले 26% ऊपर पहुंच गया। उत्तराखंड में अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध हुए। आरटीआई से पता चला कि जनवरी 2021 से मई 2023 तक 29 महीनों में 3,854 महिलाएं, 1134 लड़कियां गायब होने की सूचना दर्ज हुई है। ये महिलाएं, ये हमारी बहनें कहां गई और सरकार इस पर क्या कर रही है और क्यों गायब हो गई? अंकिता भंडारी, पहाड़ की बेटी के साथ पहाड़ में जो अत्याचार और अन्याय होता है, उसके बाद उस केस को लगातार कमजोर करने की कार्रवाई की जा रही है। उनके परिजनों ने डीएम पौड़ी को लिख के दिया, तथाकथित वीआईपी का नाम भी बताया, लेकिन पुलिस उनसे सबूत मांगती है। क्यों नहीं पुलिस जो हत्या का आरोपी है और जो वीआईपी है उसकी फोन की डिटेल कॉल निकालती है? जो अंकिता भंडारी के केस में संपादक आशुतोष नेगी पर व्यक्तिगत हमला किया जाता है, अकारण उसके वेब पोर्टल जागो उत्तराखंड में सरकारी विज्ञापन अकारण बंद कर दिए जाते हैं।
बिना साक्ष्यों के उस पर SC एक्ट मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। उसकी पत्नी का, जबकि उसका जिला कैडर है, ये देखकर कि लोकसभा का चुनाव है, ट्रांसफर पिथौरागढ़ कर दिया जाता है। जिला, ये तो अधिकारियों का ट्रांसफर होता है, जिला कैडर के कर्मचारियों का ट्रांसफर कभी चुनाव को देखते हुए नहीं किया गया। अविनाश नेगी, जो स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कोतवाल सिंह नेगी के पौत्र हैं और अंकिता भंडारी केस के विशेष अभियोजक हैं और मजबूती से पैरवी कर रहे हैं, इनके परिजनों को पुलिस के द्वारा जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। मेरे क्षेत्र में प्रतापनगर में अजय भंडारी 2 महीने से गायब हैं, अभी तक उनका कोई पता नहीं है। इससे लगता है कि खबरों में बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल लेते छोटा सा ब्रेक। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के तेवर काफी तल्ख नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि सदन में नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के देहरादून दौरे के दौरान उनके काफिले से 300 मीटर की दूरी पर ही हुई करोड़ों की डकैती के मामले को भी उठाया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य मामलों को लेकर भी सदन में मुद्दे उठाए जाएंगे और सरकार को घेरेंगे। आज की तैयारी हमारी कानून व्यवस्था जो है 310 में हम लोग उसको ला रहे हैं, जो प्रदेश का बदहाल हाल है उसके लिए कि महामहिम राष्ट्रपति देहरादून में होते हैं और उनके काफिले से 300 मीटर दूर डकैती हो जाती है। ऐसी घटनाएं हुई हैं और बहुत सारे मामले हैं कानून व्यवस्था के प्रदेश में जो चरमरा गई है। उसके साथ ही बजट की बात करें तो अब तो बजट आने के बाद ही पता चलेगा। बजट सरकार युवाओं के लिए बजट में क्या लाई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवा प्रदेश, युवा मुख्यमंत्री और युवा सड़कों पर है। अब बजट में युवाओं के लिए क्या लाते हैं। हमारी रणनीति सदन व्यवस्थित रूप से चले, व्यवधान पैदा न हो, हमारा प्रयास यही रहता है। हम सकारात्मक। खबर देहरादून से, जहां आगामी लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही जहां पर सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है, वहीं कांग्रेस के अंदर तैयारी के साथ ही भीतर घात भी जो है वो शुरू हो गया है।
बता दें कि अभी हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस की दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी प्रत्याशियों पर विचार विमर्श किया गया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मौजूद रहे थे। कहा मैंने पक्ष होने की बात तो कहीं लग रहा है सब्जेक्ट ठीक चला रहे हैं। ये तो कई लोग ऐसे शुभचिंतक होते हैं नेताओं के, वो जबरदस्ती जो है कुछ चीजों को डाल देते हैं, इसको चर्चा में ले आए। मैं तो मुझसे किसी ने कहा कि करण मेहरा जी हरिद्वार से चाहते हैं कि उनको वो लड़े। और वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने विधानसभा वार संयोजकों को और प्रभारियों की नियुक्तियां की हैं। इसी क्रम में जनपद चमोली के तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिए भी बीजेपी ने अपने संयोजक और प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जिसमें बद्रीनाथ विधानसभा शामिल है, थराली विधानसभा भी जिसमें शामिल है और कर्णप्रयाग शामिल है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने सदन में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग की है। बता दें कि हालांकि नियम 58 के तहत इस पर चर्चा हुई है। प्रीतम सिंह ने सरकार पर मनमाने तरीके से सदन को चलाने का भी आरोप लगाया। सरकार जो है मनमाने तरीके से सत्र को जो है संचालित करने का काम कर रही है। कल जो है राज्यपाल का अभिभाषण जो है सदन में हुआ, हम समझते थे कि शायद सरकार 2 दिन इस पर चर्चा कराएगी। खबर चमोली से, जहां संस्कार स्कूल गौचर के छात्र छात्राओं ने एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण के दौरान रुद्रप्रयाग जिले में विश्व प्रसिद्ध कार्तिक स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना कर कार्तिक स्वामी के पावन दर्शन करके आशीर्वाद लिया। छात्र छात्राओं ने स्कूल परिसर में कार्तिक स्वामी मंदिर के इतिहास और धार्मिक मान्यताओं के विषय में जानकारी ली। आज हम लोग विद्यालय के टूर में जो है यहाँ कार्तिक स्वामी पहुँचे हैं। जनपद रुद्रप्रयाग में काफी ऊंचाई पे स्थित भगवान कार्तिक का मंदिर है और कहते हैं कि भगवान शिव के 2 पुत्र गणेश और कार्तिक जी थे। तो गौचर से हम आए हैं, चमोली डिस्ट्रिक्ट से अपने मित्र को लेकर हम आए हैं और आज भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है और बहुत ही सुंदर पहाड़ियों के बीच ऊंचाई पर ये स्थित है। प्यारा सा सुंदर सा हमारे कार्तिक स्वामी जी का जो मंदिर है बहुत ही प्यारा है और एक पर्यटक स्थल भी ये है। राजेश बेनीवाल है और मैं गौचर से हूँ और आज हमारे विद्यालय के सभी छात्र यहाँ पे आए हुए हैं और सभी स्टाफ मेंबर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं और आज हम कार्तिक स्वामी टेम्पल जो कि रुद्रप्रयाग उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 2,12,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। आपको बता दें कि 16 मार्च तक बोर्ड की परीक्षाएं चलेंगी। बता दें कि परीक्षा केंद्रों के आसपास जो है धारा 144 लागू कर दी गई है। 2,12,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन, फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो गए हैं। खबरों में बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में
सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद आपको खबर दिखा रहे हैं जहां पर देहरादून में जो है गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर देहरादून में गुलदार का आतंक से क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम जो मौके पर पहुंची है और गुलदार की दहशत जो है वो देखी जा सकती है। ग्रामीणों में देख सकते हैं, तस्वीर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस कॉम्बिंग कर रही है और वन विभाग की टीम पहुंची है। जिस तरह बताया जा रहा है कि ट्रैंकुलाइज करने के बाद गोली मारेगी, तो उसमें जांच क्या दे देंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से जैसी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो पूरी घटना को आप किस तौर पे देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, पर्सनल किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, घटना जब जांच अगर मेरा देखने से होगा तो फिर जांच क्यों बैठाई गई? जांच इसीलिए बैठाई गई है कि आखिर इस बात में कितना सच है कि ट्रैंकुलाइज करने के बाद गोली मारी गई है, तो इसीलिए जांच बैठाई गई। जांच के रिजल्ट आने के बाद फिर उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, कोई और भी कदम उठाया जा रहा है जो वन्य जीव और मानव? उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।